चैनल एवं क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। जो चैप्टर 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को चैप्टर 2 देखना है और अगर यदि किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से जरूर देख लीजिएगा। आज डिस्कस करते हैं हम चैप्टर 3 जिसका नाम है क्या, पॉलिनोमियल, बहुपद। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बेसिक से। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर 3 का कंप्लीट जो बेसिक है वो हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 से हम कल की क्लास में, या फिर हो सके कि ये आधा रह जाए तो कल की क्लास में ये आधा करके पूरा, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका कुछ बेसिक। सबसे पहले देखते हैं, हमें नाम से ही पता चलता है कि बहुपद। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। किसे बोलेंगे बहुपद, कि मान लीजिए कोई भी बीजीय व्यंजक है, कोई भी बीजीय व्यंजक है जिस पर कोई धनात्मक घात या कोई पूर्ण संख्या की घात लगी हुई हो, उसे क्या बोलेंगे हम, बहुपद। अब बात आती है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक हम बोलेंगे, मान लीजिए कोई, जैसे ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चर, एक अचर हो गया। दो संख्याएं होंगी, चर मान लीजिए ये है कि x y a, अचर होंगे 1 2 3, ठीक है। ये दोनों मिलकर, चर और अचर मिलकर एक बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। चर और अचर संख्याएं मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण करती हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया 2x 4x 5x, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक तो है। अब ये बहुपद कब है, बहुपद भी है, क्योंकि अभी बताया था कि बहुपद ये क्या है कि कोई भी पूर्ण संख्या की घात आएगी। तो ये देखिए x की क्या पावर है, अब पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 ये इनफाइनाइट अनंत तक होंगी, क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो ये इस पर 1 पावर है, इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है। तो ये क्या हो गया, ये क्या होंगे, बहुपद हो गए। बहुपद का हमें पता चल गया। अब जो बहुपद है, कितने प्रकार के होते हैं बहुपद। जैसे एक तो एक घात का भी बहुपद होता है, जैसे x, ये नॉर्मल एक घात का हो गया। इसके बाद में आता है द्विघात, क्या आता है, द्विघाती बहुपद। इसके बाद में आता है त्रिघाती बहुपद। लेकिन जो क्लास 10th के लेवल पर है वो है सिर्फ द्विघात का बहुपद। जैसे x² - 4x, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। आगे बात करेंगे इसकी कंडीशंस की। त्रिघात बहुपद देख लेते हैं, जैसे x³ - 5x² + 7x, आगे कुछ भी अचर संख्या। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। हो गई ये बहुपद की बात। अब आगे बात करेंगे, जो बहुपद लेंगे हम, बहुपद के शून्यांक तथा जो बहुपद के शून्यांक होंगे उनकी बात करने वाले हैं आगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। नाम से ही पता चलता है हमें बहुपद के शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होगा, बहुपद के शून्यक कौन से होंगे, जहां पर बहुपद का मान शून्य हो, जहां बहुपद का मान शून्य हो। नाम से पता चल रहा है शून्य मतलब जहां पर बहुपद का मान शून्य आ जाएगा। जो संख्या हम बहुपद में रखेंगे उस संख्या पर अगर मान शून्य आ गया तो वो संख्या ही बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बहुपद f(x) हमने लिया,
एफ एक्स का मतलब है कोई एक्स का फलन है, इसे ही हमने क्या बोला, बहुपद बोल दिया। एफ एक्स हमने लिया, मान लीजिए कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लिया। यही ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी है कि इससे ज्यादा समझ में आता है। अब बच्चों की ये रहता है कि इससे समझ में आएगा, ये क्या ले लिया दूसरा, तभी ये ज्यादा ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, एफ एक्स ये हमने मान लिया कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एफ एक्स मतलब कोई एक्स का फलन है। तो यदि एक्स का मान हम क्या रखेंगे, जहां इस फलन का मान 0 आ जाए, वही बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने कोई अल्फा रख दिया, मान लीजिए कोई अल्फा रख दिया, यदि अल्फा यहाँ रखा और बहुपद का मान शून्य आ गया, तो अल्फा इस बहुपद का क्या हो गया, शून्य हो गया। अब ये जो है ये एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब जो x की अधिकतम घात होगी, जो x की अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात हो जाएगी, वही बहुपद की घात हो जाएगी। तो मतलब ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। तो इसके जो मूल होंगे, मूल मतलब कि कितने मान रखने पर 0 प्राप्त होगा, 2 मान रखने पर। मान लीजिए कोई अल्फा है और कोई ये बीटा है, कोई अल्फा और कोई बीटा है। अब जब मैं इसके गुणनखंड करूंगा, गुणनखंड आप सबको पता है, यदि गुणनखंड करूंगा तो मान लीजिए ये कोई x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है, ये क्या है, इस द्विघात बहुपद के, इस द्विघात बहुपद के क्या है, गुणनखंड। अब यदि ये गुणनखंड है और ये किसके साथ आ रहे हैं, ये शून्य कहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान अगर x का मान हम ये रखेंगे इस समीकरण में तो मान क्या आएगा, 0। तो चलिए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये क्या हो गया, इसको 0 करना है। ये कब होगा, यदि ये 0 हो जाए, यदि या फिर ये 0 हो जाए। तो यदि x माइनस अल्फा 0 किया हमने, x का मान हमने क्या पाया, अल्फा, और यदि x माइनस बीटा 0 किया, x का मान क्या हुआ, बीटा। आ गया समझ में। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा और बीटा है वो इस बहुपद की क्या है, शून्य। शून्य कैसे, कि हमने x का मान अल्फा रखा, x का मान यहाँ पर यदि मैं अल्फा रख दूंगा तो अल्फा में से अल्फा गया तो क्या प्राप्त हुआ, 0। तो यही हमें करना था कि शून्य, उसे तो बोलेंगे शून्य, तो हो गया ये कि x का मान यदि अल्फा और बीटा रखूंगा मैं तो इसका मान ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य के क्या है, शून्य का। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। अब बात करते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। शून्यांक किसे बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, जिस x के मान पर, और गुणांक x के जो गुणा में होंगे वही क्या होंगे, गुणांक होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले में क्या माना, मैंने माना कोई ये बहुपद है f(x) और f(x) का क्या मान है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये कोई एक बहुपद है, मान लीजिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और अल्फा और बीटा जो है ये हमने माना है वह अल्फा कोमा बीटा इसके शून्यांक है। अल्फा कोमा बीटा हमने क्या माने, इसके शून्यांक है। अब यदि अल्फा कोमा बीटा इसके शून्यांक है तो जो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, f(x) इक्वल टू क्या लिख सकता हूं,
एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। सही है एकदम। अब मान लीजिए इसके गुणा में कुछ स्थिरांक मान लीजिए कुछ 2 3 और आ जाए, उसको हमने क्या मान लिया के। ये क्या हो गया, के की जगह पर कुछ भी आ सकता है। चलिए अब देखते हैं। अब यदि हम देखें तो एफ एक्स ये भी है और एफ एक्स ये भी है। हमें क्या करना है कि इसकी तुलना करनी है। तुलना नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये भी एफ एक्स है और ये भी एफ एक्स है। तो चलिए के एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, के बाहर हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, एल्फा प्लस बीटा एक्स हो गया। और क्या होगा, प्लस एल्फा बीटा, ये इधर सेम ऐसा का ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो के है, इस के को यदि हमने अंदर भेजा, इस के को अंदर भेजा तो क्या होगा, ये के एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर भी के और यहाँ पर भी के। अब क्या करेंगे, ये के तो कोई एक स्थिरांक हो गया, ये के तो क्या है, मान लीजिए ये के यहाँ आ गया। आगे वाली मैं बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा। सही है, ये क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये प्रोसेस आप लोगों को करनी नहीं है, ये कभी भी आपके एग्जाम में करने के लिए नहीं आएगी। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि हम शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। आपको सिर्फ डायरेक्ट जो फॉर्मूला निकलेगा वो याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना। आपको इतनी बड़ी प्रोसेस आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि ये और ये तो बराबर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये गुणा में जो होगा वही यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला, तुलना करने पर क्या पता चला कि a इक्वल टू के है। सही है, क्योंकि यहाँ पर के है और यहाँ पर a है एक्स स्क्वायर गुणांक में। और क्या पता चलेगा, यहाँ पर b है x के गुणा में, यहाँ पर b है, यहाँ पर x के गुणा में क्या है, माइनस के एल्फा प्लस बीटा है, माइनस के एल्फा प्लस बीटा। और क्या पता चला, यहां पर c है, यहां पर यहां पर तो c है अचर पद, और यहां पर के एल्फा बीटा है। ये क्या हो जाएगा, c जो है वो के एल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a का मान a के बराबर क्या है, k, यहां पर भी k है। आगे डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये जो k है इसका मान क्या है, a, तो यहाँ इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं। चलिए a इक्वल टू k रखने पर कंफ्यूज मत होना, इसके आगे है, यहाँ से है इसके आगे, a इक्वल टू के हमें इस समीकरण में रखना है। तो ये क्या हो गया, c इक्वल टू, ये जो c बाई, चलो वैसे कर लेते हैं, c इक्वल टू a एल्फा बीटा, c इक्वल टू a एल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, c बाई a एल्फा बीटा, क्या हो गया, c बाई a एल्फा बीटा। इसका मतलब क्या मिला हमें कि ये जो शून्यांक है, शून्यांकों का गुणनफल, मतलब ये शून्यांक है और ये गुणांक है। सही बात है, ये गुणांक है, ये x के गुणांक, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ये अचर पद हो गया।
ये शून्याङ्क और गुणांकों में हमें क्या मिल गया, संबंध मिल गया। अब क्या करेंगे, ये क्या था यहाँ पर, k का मान क्या है, a है, k का मान a है तो हमने रखा b इक्वल टू माइनस a अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो b बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये जो माइनस का चिन्ह था ये हमने इधर ले लिया। यहां से हमें क्या पता चला कि जो शून्याङ्कों का गुणनफल है, शून्याङ्कों का गुणनफल ये क्या होता है, अचर पद डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो शून्याङ्कों का योग है, ये दोनों शून्याङ्क है, इन दोनों का योग हमने किया तो ये क्या होता है, x का पद माइनस में माइनस का चिन्ह आएगा, x का पद x का गुणांक डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें ये याद नहीं रखना है कि b बाई ए होगा, c बाई ए होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आगे आगे बहुपद भी तो बढ़ेंगे, त्रिघात वाला आएगा मान लीजिए, तब अलग हो जाएगा। हमें याद क्या रखना है, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमें ये याद रखने हैं, उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे कि जो शून्याङ्क का जो गुणनफल होगा, शून्याङ्कों का गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, अचर पद डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो शून्याङ्कों का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस में एक्स का गुणांक डिवाइड में एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमें याद क्या रखना है, हमें ये सारी प्रोसेस याद नहीं रखनी है, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में कभी भी ये हमें नहीं पूछेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इन दोनों फॉर्मूले, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इन पर क्वेश्चन बनेंगे। हमें याद सिर्फ ये रखना है डायरेक्ट कि शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है और शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है। ये हो गया शून्याङ्कों तथा पूर्णांकों में संबंध। जो इनके क्वेश्चन है वो हम एक साथ आगे डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो है हम कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे आगे। अगला है विभाजन विधि। क्या है अगला, विभाजन विधि, वो भी किसमें, बहुपद में। बहुपद में विभाजन विधि है ये। तो क्या करेंगे इसमें, विभाजन विधि किससे कहते हैं कि मान लीजिए हमें कोई भी दो बहुपद दिए गए होंगे, कोई भी दो समीकरण दी गई होंगी, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया गया है और इसमें हमें भाग दिलाया है किसका, x प्लस 1 का भाग देना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एक बहुपद है, इस बहुपद में किसी दूसरे बहुपद का भाग देना है, क्या है, x प्लस 1। तो ये जो हम जिस विधि से भाग देंगे, किस विधि से भाग देंगे, विभाजन विधि से। और विभाजन विधि से भाग कब तक, किसी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे कब तक, जब तक शेषफल या तो 0 ना आ जाए या फिर भाजक से कम ना आ जाए, तो विभाजन विधि होगी। कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं कि मान लीजिए भाज्य, ये जो हमारा भाज्य है ये किसके बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल, और ये प्लस में जो हमारे पास शेषफल बच जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये है a, ये हो गया b q प्लस r, ये जो है ये इसकी समीकरण बन जाती है। अब यदि मैं इसको और थोड़े मानक तरीके से एक फलन के रूप में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा, माना कोई भाज्य है, मतलब ये बहुपद है कोई, तो बहुपद मान लिया मैंने इसको fx मान लिया, कोई fx ले लिया, भाज्य मैंने मान लिया कोई gx, ठीक है, जिसका भाग देना है, क्या मान लिया, gx मान लिया मैंने। अब क्या करना है, गुणा में क्या है, भागफल मान लिया मैंने कोई qx, और ये शेषफल मतलब
ये कोई मान लिया मैंने आर एक्स, ये हो गई फलन के रूप में, ये किसके रूप में समीकरण हो गई, फलन के रूप में। ये जो विभाजन विधि है ये हम कब तक अप्लाई करते हैं, जब तक या तो शेषफल 0 ना आ जाए या फिर उसका मान भाजक से कम ना आ जाए। ठीक है, अब जो इस विभाजन विधि के जो एग्जाम्पल है वो सबके हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंप्लीट इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे आगे देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसका स्टैंडर्ड देख लेते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप देख लेते हैं। ये क्या होगा, जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ है द्विघात समीकरण तक। जो त्रिघात समीकरण है, इससे आगे वाली जो समीकरण है वो आपके आगे की क्लासेज में आएंगी। अभी जो है आपके सिर्फ द्विघात समीकरण है, तो हम इसके बारे में ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण आप सब लोगों को पता है, मतलब जो जिसमें x की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब देख लेते हैं इसका मानक रूप। मानक रूप क्या होता है कि सबसे पहले किसे बोलते हैं द्विघात। सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण बोलते किसे हैं। समीकरण वो होगी जिसका मान क्या हो, 0 हो। जैसे ax² + bx + c = इसका मान यदि मैंने 0 कर दिया, यदि मैंने इसका मान 0 कर दिया तो ये क्या होगी, एक द्विघात समीकरण होगी। क्या होगी, एक द्विघात समीकरण होगी। अब तक तो हमने सिर्फ ये इतना पढ़ा, क्या पढ़ा, बहुपद पढ़ा। यदि मैंने इसके आगे 0 लगा दिया तो ये एक समीकरण का रूप ले लेगी, जो कौन सी होगी, द्विघात समीकरण। अब पढ़ लेते हैं इसका मानक रूप। मानक रूप क्या होगा कि यदि हम x की घातों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, x की घातों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, वो क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप। तो मैंने मान लिया इसका जो मानक रूप क्या होगा, ax² + bx + c = 0। यही क्या होगा, इसका मानक रूप होगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप। आगे जो भी हम कोई भी उदाहरण लेंगे, कुछ भी लेंगे जिसमें अगर हमें समीकरण ना दी गई हो और हमें द्विघात समीकरण माननी हो तो हम क्या मानेंगे, अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे इस इक्वेशन से ही सोल्व होंगे। ax² + bx + c = 0। यही होगी हमारी, यदि कोई इक्वेशन ना दी गई हो तो हमें सिर्फ यही माननी है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में देखते हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण मैंने मानी ax² + bx + c = 0। c = 0 क्या मतलब हुआ इसका कि fx का मान क्या है, 0 है। fx का मान क्या है, 0 है। तो जहां पर fx का मान 0 होगा, अब मेरे को ये बताइए कि fx का मान कितनी बार 0 हो सकता है, 2 बार। fx का मान कितनी बार 0 होगा, 2 बार, क्योंकि ये क्या है कि द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर 2x ऐसे मिलेंगे, हमें 2x ऐसे मिलेंगे जहां पर इस समीकरण का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हो सकता है, जो x के मान होंगे 0 रखने पर वही क्या हो जाएंगे, इस समीकरण के हल हो जाएंगे। और उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल, मतलब रूट। क्या बोलते हैं इसको, रूट, मूल बोलते हैं। तो इसके कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं। मतलब इसके इस समीकरण के कितने हल उपस्थित होंगे, 2 हल उपस्थित होंगे, 2 हल उपस्थित होंगे। मान लीजिए कोई एक शून्य है अल्फा और एक है बीटा, तो ये क्या हो जाएंगे इसके मूल। अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल होंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा यदि मैं x की जगह रखूंगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ऐसे ही ज्ञात करेंगे हमें समीकरण का हल। समीकरण का हल ज्ञात करना मतलब 0 रखना है, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे करते हैं वो आप सब लोगों को पता है। मान लीजिए कोई समीकरण है x² + 2x + 1। मान लीजिए
ये समीकरण आपके पास। तो इस समीकरण के गुणनखंड में कैसे करूंगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब 2x के क्या टुकड़े करूं मैं कि गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने पर वापस से वही 2x आ जाए। तो 2x x प्लस एक्स लिख सकता हूं मैं 2x को, तो जोड़ने पर तो 2x आ जाएगा और गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये प्लस 1 ऐसा का ऐसा, x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये x प्लस 1 होगा। इन दोनों में से 1 कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा। अब क्या करूंगा, x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन आ रहा है और x प्लस 1 यहाँ भी कॉमन आ रहा है। ये x प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 1 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गए इस समीकरण की, ये हो गए 2 गुणनखंड, ये हो गए गुणनखंड। अब यदि मैं इस समीकरण के मूल ज्ञात करना चाहूँ, समीकरण का हल ज्ञात करना चाहूँ, अब ये समीकरण है तो इसके आगे 0 जरूर लगेगा। तो ये समीकरण 0 कब होगी, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो x प्लस 1 को यदि मैं 0 करूंगा, x का मान आएगा माइनस का 1। सेम ये x प्लस 1 को 0 करूंगा तो x का मान -1। मतलब क्या हुआ कि -1 रखने पर मेरे को जो इस समीकरण का मान है वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कल जो है चैप्टर 3 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद में परसों की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 से कंप्लीट उनके क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।